डियर स्टूडेंट, A4 का स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो हमारा टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और इसमें भी दो कंडीशन होती है, पहली अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव की और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पे। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत की ये बात है कि हम सबसे पहले ये पता कर लें कि आखिर ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम हर एक चीज़ के बारे में, इसमें जो भी चीज़ आई हैं उन्हें एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। और जो भी ना समझ पाए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि ये क्या है, फिर से उसे बताया जाएगा आपको। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब अपने इस टॉपिक के बारे का। जो सबसे पहली बात है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो पहले हम बता दें आपको कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, कुछ डायग्राम बना के हम समझा दें आपको कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, ये हमारे पास AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। इसमें हम कैसे पता करें कि ये वैद्युत द्विध्रुव है या नहीं। तो हमने क्या पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान का, देखो ये भी Q है और ये भी Q है, तो ये क्या है, समान हो गए, परंतु विपरीत प्रकृति का मतलब ये हुआ कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो इनकी प्रकृति भी विपरीत हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि, और पढ़ा है हमने कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 2L। हम मानेंगे कि ये बहुत ही कम दूरी है। दिख तो रही है कि ये 2L है, लेकिन ये बहुत ही कम दूरी होती है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एक निकाय बना है AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो अब इसका ये मध्य बिंदु अगर मान ले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कितनी मान सकते हैं, L हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी कितनी है, L है। तो इसकी आधी कितनी होगी, इधर L, आधी इधर L। तो हम इसकी डेफिनेशन को पहले लिख दे रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अगर हम यहीं पर इसके जरा सा थोड़ा सा और आगे बढ़ लें तो ये वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा है, तो बस थोड़ा सा इस पर कुछ और जोड़ दे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या होता है। देखिए, ये जो आवेश होते हैं इनमें से किसी एक आवेश, क्योंकि परिमाण में तो सेम है, तो किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं और वो होता कितना है, P इक्वल एक किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव जो बना है उसके किसी एक आवेश तो Q, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस तरह हम इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हम अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो वहाँ वैद्युत द्विध्रुव आ गया तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जरूरत पड़ती है हमें। इस वजह से यहीं पर हमने बता दिया आपको कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को, आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ से फार्मूला, ये हमारा बन गया फार्मूला। देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आपको इतना समझ जाना चाहिए। अब आगे हम बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर। तो हम पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे कि अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, उस बल को और उस धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर एक बार सुन लो आप, क्या कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे भी हम नोट डाउन कर दे रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम इसका फार्मूला भी पढ़ लेंगे कि आखिर E बराबर कितना होता है। तो E बराबर की बात करें अगर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो E बराबर F अपॉन Q नॉट होता है। अब अगर E की मात्रक की बात करें तो देखिए ये क्या है, बल, और ये क्या है, आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे की लाइन, तो पर Q आवेश का मात्रक कूलम। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के मात्रक पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, न्यूटन प्रति कूलम। और ये राशि कैसी होती है, तो ये एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। देखिए अब हमें जितनी जो बातें भी आई थी इसमें
हमने दोनों पढ़ ली कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, उसके साथ में आने वाले जो ज़रूरत पड़ेगी पी की, उसे भी हमने पढ़ लिया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं हम। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और वो भी उसकी अक्षीय स्थिति पर। तो एक हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना लेते हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना ले रहे हैं, इसका नाम ए बी दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दो समान और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, तो समान और विपरीत प्रकार के आवेश कर दिए। इसका मध्य बिंदु O कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी होती है? 2L। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दी जाए 2L। अब इससे वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु हम P मान लेते हैं। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि इस बिंदु P की वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो वो हम देख रहे हैं। मान लेंगे कि इसकी दूरी यहाँ तक की R है, यहाँ तक की दूरी R हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इस प्लस क्यू आवेश के कारण, तो जैसे हमने पढ़ रखा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या आया था, तो वही हम यहाँ से देखेंगे कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये बिंदु P है, तो यहाँ इस आवेश के कारण भी इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और इस माइनस आवेश Q के कारण भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और जो ये माइनस Q और प्लस Q का जो परिणामी आएगा वो क्या बनाएगा? वैद्युत द्विध्रुव, और वही हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कितनी होगी। तो हम पहले प्लस Q आवेश के कारण इस पर निकालेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे, फिर उनका परिणामी निकाल देंगे, और वही हमारा फाइनल व्यंजक निकलेगा। तो देखें, अगर हम बात करें प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो देखो प्लस Q आवेश के कारण कैसे दर्शाते हैं? प्लस Q आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत इस जो प्लस Q आवेश है इससे दूर की ओर होती है, जिस बिंदु पर निकालना है। तो देखिए ये इस बिंदु पर निकाल रहे हैं इसके कारण, तो अगर हम इधर की ओर करेंगे तो आवेश की ओर आएंगे, अगर इसे दूर करेंगे इधर की ओर तो फिर हम आवेश से दूर जाएंगे, और हमें प्लस से दूर की ओर ही लेनी होती है। तो ये हमने बना दिया E1। और ये माइनस Q है, माइनस Q के कारण भी इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और उसकी दिशा अगर देखें तो इस पर इधर की ओर होगी, क्योंकि माइनस आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। तो ये हमारा हो जाएगा E2 की दिशा। अब हम निकालेंगे पहले E1 और E2। तो देखिए हमें माइनस Q आवेश के कारण निकालना पड़ेगा, प्लस Q आवेश के कारण निकालना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था जैसे पिछले डेरिवेशन में कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए हम उस आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी निकाल रहे थे। तो यहाँ पर भी हम दूरी निकालेंगे सबसे पहले। तो देखेंगे कि हम इस प्लस Q आवेश से अगर P तक की दूरी निकालें तो क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ से इस मध्य बिंदु O से अगर देखें तो इस बिंदु P तक की दूरी टोटल कितनी है? R है। हमें लेनी कितनी है? इस प्लस Q आवेश से इस बिंदु B से P तक की दूरी। तो अगर हम BP की बात करें कि ये BP कितनी होगी, BP वो हम कितना लिख सकते हैं? देखो ये O से P तक की दूरी में से अगर हम ये OB वाली को हटा दें तो क्या बन जाएगी हमारे पास? BP। तो हम क्या लिखें? OP माइनस OB, ये हम लिख सकते हैं OP माइनस OB। तो अगर BP की बात करें तो OP हमारी टोटल कितनी है? OP यहाँ तक की दूरी R माइनस OB कितनी है? O से B तक की दूरी। देखो ये अगर टोटल L है तो ये मध्य बिंदु हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी आधी हो जाएगी L, और ये भी L रह जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की, तो OB अब हमें कितनी पता चल गई? L। तो ये आ गई R माइनस L। ये हमारी दूरी कितनी बन गई? R माइनस L के बराबर। तो अब हम लिख सकते हैं कि ये प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? R माइनस L, R माइनस L। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें इस माइनस Q आवेश से P तक की दूरी, तो अगर माइनस
क्यू आवेश से पी तक की दूरी देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें ए से पी तक की दूरी चाहिए। देखो इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर, और हमें चाहिए कितनी, ए से पी तक की। तो ए से पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए से ओ प्लस ओ से पी। तो देखो ए से ओ कितनी है, एल, ओ से पी कितनी है, आर। तो अगर ए से पी टोटल देखें ए से पी तक की, तो वो कितनी होगी, ए ओ प्लस ए ओ प्लस ओ से पी, ओ से पी। तो ये कितनी होगी, ए पी हमारी कितनी आ जाएगी, ए से ओ, वो कितनी है, एल, प्लस ओ से पी, ओ से पी कितनी है, आर। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, एल प्लस आर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। बस अब हमें लिखना रह गया है कि ये लिख दें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो कितनी है, आर प्लस में एल। देखो एल प्लस आर लिखो या आर प्लस एल, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़रूरत की बात यह है कि आखिर हम ऐसा कैसे इन्हें डिफाइन करें, कैसे क्या लिख दें कि रेफरेंस जो लिखा जाता है कि जो दिखे इसमें वही लिखना है, और ऐसे लिखना है हमें कि कोई देखे तो सबसे अच्छा कहे, कि नंबर ना काटने पाए। तो इस तरह हम बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले जो सही तरीका होता है उसी तरह से, कि ताकि अगर आप बोर्ड एग्जाम पे बैठे हो तो अगर किसी ने कॉपी चेक की तो ये ना समझे कि नहीं ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो ये समझे कि हाँ इसने बहुत ही मेहनत की है और अच्छे से लिखा है। तो देखिए अब हम कैसे लिखने वाले हैं। हम लिखेंगे माना, माना, अच्छा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और इसे खिसका दिया जाए, हल्का सा हम खिसका दे रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। देखिए ये हमारे पास ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव। तो हम लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है, बना है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो ये भी लिख देंगे कि तथा आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी 2l है। और हम क्या देख रहे हैं कि इस द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये भी लिखेंगे कि तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ये रही हमारी लिखने का तरीका। ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप इस तरह लिखते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, कि वो किसी भी हाल पे कुछ नहीं काटेगा। क्योंकि देखो आपने जो जो कुछ भी इसमें यहाँ पर दर्शाया था वो आपने पूरा लिख दिया है, और यही सबसे अच्छा लिखने का तरीका है कि आप जो दिखे आप वही लिखते रहो, तो इससे आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। तो अब हम फिर अब निकालेंगे कि देखो हम लिख देंगे कि माना जो प्लस क्यू आवेश इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1। क्योंकि कैसे जानेंगे कि ये E1 वाली प्लस क्या है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है। तो ये E1 किसका होगा, प्लस क्यू आवेश। तो लिख देंगे माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व माइनस क्यू के कारण E2 है। तब इतना लिखने के बाद अब हम निकालेंगे कि आखिर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और फिर हम उनका परिणाम निकाल देंगे, जो वही हमारा आखिरी व्यंजक होगा। तो अब देखिए हाँ, तो अब हम निकालेंगे कि E1 कितना है। पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम इसे क्या माने हैं, E1, तो E1 बराबर कितना होगा, देखो 1/4πε0 के। हम ये मान लेते हैं कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव जो है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव बना है हमारा, ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि E1 कितना होगा 1/4πε0 k, और फिर क्या लिखते हैं Q/r² होता है। r क्या होता है, जिस आवेश के कारण निकाल रहे हो उस बिंदु से, उस आवेश से जिस बिंदु पर निकाल रहे हो वहां तक की दूरी। तो ये Q से हम P तक की P Q के कारण इस P पर निकाल रहे हैं, तो BP की दूरी हमें जरूरत पड़ेगी, वही Q से P की दूरी होगी। तो BP हमने ये निकाला था, BP कितना आया था R माइनस L। तो R की जगह पर हमारा कितना हो जाएगा, R माइनस L का होल वर्ग। अब हम निकालें, देखो ये हमारा बन गया समीकरण 1। अब इसी तरह हम निकाल लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q/r। तो R यहाँ पर कितना है, इस ये रहा प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ से P तक की दूरी, तो A से P तक की दूरी, और AP हमने ये निकाल रखी थी। AP कितना आया था R प्लस L। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर कि AP कितना होगा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये लिख देंगे होल स्क्वायर। हाँ, अगर ये आप देखना चाहते हैं कि ये आखिर कहाँ से आता है, तो हम इससे पहले जो डेरिवेशन पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, तब वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो निकला था E बराबर क्या आया था 1/4πε0 Q/r²। तो वही ये r² की जगह पर यहाँ पर r इतना है, तो इतने का वर्ग कर दिया है। अब हम इन दोनों का परिणाम ही निकालेंगे और वहीं से हमारा लास्ट व्यंजक निकलेगा। अब इसमें तो जगह नहीं रही, तो पेज दूसरा ले लें, फिर आपको बता दिया जाए। अब हाँ देखिए, अब क्या लिखेंगे हम, दोनों यहाँ से दिखेगा, तो क्या लिखेंगे हम, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, परिणामी अगर हम तो जानते हैं सीधे कि आएगा E1 माइनस E2। देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो देखो, वहाँ पर हमने देखा था कि जो P था वो बिंदु यहाँ पर था, और E1 किधर की ओर था, इधर की ओर, E2 किधर की ओर था, इधर की ओर। और ये दोनों कैसी राशि हैं, सदिश राशि हैं। तो ये अगर मान लें हम E1 वेक्टर इधर की ओर, E2 वेक्टर इधर की ओर, अगर अब हम बात ये करें कि अगर ये E1 वेक्टर ये E2 वेक्टर दो हो गए, अब दो सदिश राशियों का परिणामी सदिश कैसे निकालते थे, तो उसके लिए फार्मूला क्या हुआ करता था, जो हम पढ़े थे कि PQ बराबर, कक्षा 11 पे हम पढ़ चुके हैं इसे, क्या पढ़ा था, P² प्लस Q² प्लस 2PQ
कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता था, दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो अब अगर हम बात करें पी क्यू की, तो पी क्यू क्या है हमारा परिणामी, इसे हम क्या कहते हैं परिणामी। क्या होगा पी स्क्वायर, तो पी का मतलब होता था वहाँ पर प्रथम सदिश और ये क्यू दूसरी सदिश, और ये क्या था कॉस थीटा पहली और दूसरी सदिशों के बीच का एंगल। देखिए ये पी की जगह पे क्या मान लें E1, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना, देखो यहाँ से ये कोण कितना टोटल बना रहे हैं 180 अंश का, तो यहाँ से हम कितना बना देंगे 180 अंश का कोण। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा 180 अंश। तो अगर निकालें तो ये कितना निकलेगा E1 स्क्वायर E2 का स्क्वायर। देखिए कॉस 180 का मान कितना होता है -1, तो माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 E1 E2। अब अगर बात करें यहाँ से परिणामी, तो परिणामी अगर निकालें ई चल रहा है तो यहाँ परिणामी ई कर लो कैपिटल ई, तो ई कितना आ जाएगा, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा ए माइनस बी का होल वर्ग, ए माइनस बी का होल वर्ग। देखिए अब ये ई से हम इसे कैसे निकालें, रूट से वर्ग हट जाता है तो क्या निकलेगा E1 माइनस E2, और यही तो हमने सीधे लिख दिया है। तो अगर आप नहीं जानते थे तो अब आप सीख डालो इसे कि ये ऐसे निकलता है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे ई बराबर कितना होगा हमारा, E1 हमने निकाला था 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल वर्ग, माइनस ये कितना निकला था 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल वर्ग, ये निकला था। यहाँ से अगर अब हम बात करें ई इक्वल, तो देखो क्यू अपॉन 4πε0, क्यू अपॉन 4πε0 दोनों कॉमन है, तो ये हम कॉमन कर लेंगे πε0 के। तो यहाँ से कितना बचेगा, देखिए इससे बचेगा ये 1/r माइनस एल का होल वर्ग, प्लस इधर से माइनस इधर रहेगा, और इधर क्या बचेगा 1/, ये बचेगा r प्लस एल का होल वर्ग। देखिए अब फिर आगे बढ़ें तो ये ई इक्वल आएगा, ये क्यू अपॉन 4πε0 के ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों में हम एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम क्या आएगा आर माइनस एल का होल वर्ग, और दूसरा ये गुणे पे आ जाएगा आर प्लस एल का होल वर्ग, तो इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो ये आर प्लस एल का होल वर्ग करोगे एक में तो कितना आएगा आर प्लस एल का होल वर्ग, माइनस लिखेंगे हम, और इस आर माइनस एल का होल वर्ग का गुणा एक में करेंगे तो ये कितना आएगा आर माइनस एल का होल वर्ग। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो देखो ये ई बराबर कितना आएगा, ये आएगा क्यू अपॉन 4πε0 के, ये ए प्लस बी का होल वर्ग लिखा है तो क्या लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं ऐसे। वैसे ही ये माइनस करेंगे, और ये क्या लिखा है ए माइनस बी का होल वर्ग, तो हम इसे भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एल का स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2LR, और इसे पढ़ लें हम सही से, तो ये लिखा है ए माइनस बी और ये क्या लिखा है ए प्लस बी, तो हम देखें तो ये दोनों पे पहले वर्ग लिखा है, तो हम आर माइनस एल एक कोष्टक में कर सकते हैं और आर प्लस एल दूसरे कोष्टक में कर दें, और इस पूरे का इतने का होल वर्ग लगा दें ऐसे, और एक बढ़ जाए एक लाइन तो क्यू अपॉन 4πε0 के आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, ये जो भी है पूरा लिख दिया। माइनस की एंट्री करोगे अंदर तो ये माइनस ये प्लस मिलकर माइनस, और ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, और बटे में ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर इसकी बात करें तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ये हमारा क्या होता है सर समीकरण का फार्मूला होता है, तो हम ये रख देंगे। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह पे कितना है आर, तो आर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एल है तो एल का स्क्वायर,
और ये क्या क्या लिखा है, होल स्क्वायर, तो ये कर देंगे हम होल स्क्वायर। इतने के बाद फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ई इक्वल, देखो ये आर स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का, तो कैंसिल, ये एल स्क्वायर प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल। बचेगा क्या हमारे पास, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए 2LR और प्लस का 2LR, तो टोटल 2 2 4, 4 बार LR हो गए। और बटे में कितना है, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से फिर E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसे हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2L इंटू 2R। देखो 2 दूनी 4, LR, तो 4LR ही है, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये E इक्वल, देखो ये लिखा 2L और ये गुणे पे Q भी तो है, तो ये 2LQ हो जाएगा। और हम पीछे अभी अभी पढ़ के आए थे कि P बराबर क्या होता है, 2LQ, कि वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अगर हम देखें तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, P, इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2 साथ में रहेगा तो 2P, और ये R बचेगा तो R कर दें, और यहाँ से कितना आएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल वर्ग। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि देखिए, हमने जैसे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें मिला था हमें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अति अल्प दूरी का मतलब बहुत ही कम दूरी पर। और जो हमने मध्य बिंदु, उसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जिस बिंदु की दूरी P ली थी, वो तो R ली थी, और R का मतलब कुछ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि अगर R की बात करें तो वो बहुत बहुत बड़ा होगा किससे, L से। अगर R बहुत बड़ा L से है तो L बहुत छोटा होगा R से, तो L स्क्वायर को हम किसके बराबर मान सकते हैं, 0 के। इसलिए हम क्या मान सकते हैं, L स्क्वायर बराबर 0 के। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम। E इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन R स्क्वायर, और ये L 0 हुआ, और तो ये क्या बचेगा, माइनस 0 का होल वर्ग। तो यहाँ से हम देखें तो कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन, देखिए ये R स्क्वायर, ये उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएंगे, R की पावर 4। तो यहाँ से E बराबर कितना आएगा, E बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखो ये R इसमें 1 है और ये इसमें 4, तो 1 से ये एक घात और ये 4 है, तो 1 कम हो जाएगी 4 में से, तो कितना आएगा, 2P ऊपर रहेगा और ये R खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, तो R की पावर 3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लास्ट फार्मूला कि E इक्वल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R क्यूब। यहीं से अगर हम कह दें कि अगर माध्यम का जो प्रवैद्युतांक है K वो 1 हो जाए, या कह दें अगर वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में रखा है या वायु में रखा है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए जो परावैद्युतांक K होता है उसका मान कितना होता है, फिक्स 1 होता है। तो 1 यहाँ रखेंगे तो अंतिम क्या बन के आएगा हमारा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन K, अब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, अपॉन R क्यूब। ये बन जाएगा हमारा। ये कब होगा, निर्वात के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, वायु के लिए। देखिए पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है यहाँ से अब। लेकिन अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह ढेर सारे वीडियो पाएँ। थैंक यू।